Bismillahirrahmanirrahim. Continuing cardiovascular diseases, we have here diseases of the heart valves. Rheumatic heart disease, most common. Acute rheumatic fever that affects children of the age 5 to 15. उन्हें previously streptococcal infection रह चुकी होती है. 2 to 3 weeks after the infection, rheumatic fever develops and there are symptoms of like fever, anorexia, lethargy and joint pains. और ऐसे पेशेंट की सीरोलॉजी में रेज्ड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी दिखता है. व्हाट आर द मेजर मैनिफेस्टेशंस ऑफ रूमेटॉइड फीवर? रूमेटॉइड फीवर की मेजर मैनिफेस्टेशंस को पहले गो थ्रू करते हैं, देन विल गो थ्रू के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस वही हैं. मेजर मैनिफेस्टेशन में जोन्स क्राइटेरिया, जे फॉर जॉइंट्स और पोलीआर्थराइटिस है. ना सिर्फ पोलीआर्थराइटिस है कि डिफरेंट जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, ये माइग्रेटरी भी है. मतलब लेट्स सपोज लेफ्ट नी को इन्वॉल्व किया तो राइट रिस्ट को इन्वॉल्व करेगा, माइग्रेट करेगा. ठीक. और एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है. कार्डाइटिस इज़ द मोस्ट फेवरेट मैनिफेस्टेशन, मोस्ट फेवरेट जगह है उसकी हार्ट, जहाँ पे रूमेटिक फीवर जाके एक्सप्रेस करता है अपने आप अच्छे से. द सिम्टम्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन एंड सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर, दैट इज़ अ चेरी ऑन टॉप. कैरिस्कूम मर्मर, ये अक्सर क्वेश्चंस में आता है इन ये रूमेटिक हार्ट फीवर में कि देयर इज़ अ मर्मर, दैट इज़ कैरिस्कूम मर्मर. इसके अलावा चूँकि ये माइट्रल वॉल्व को भी अफेक्ट करता है और एयोटिक को भी अफेक्ट करता है, तो माइट्रल में स्टेनोसिस भी करा सकता है और रिगर्ज भी करा सकता है. सो लाइकली देयर इज़ लाउड S1 साउंड इफ देयर इज़ माइट्रल stenosis and soft S1 if it is mitral regurg, but aortic regurg occurs in 50% of cases. Tricuspid और pulmonary valves बच जाते हैं. ये हो गया कार्डाइटिस का मैनिफेस्टेशन. पोलीआर्थराइटिस की होगी. फिर रिथमा मार्जिनेटम, स्किन की मैनिफेस्टेशन चलते हैं. स्किन में इट फॉर्म्स रेड मैक्यूल्स बनते हैं, बट मैक्यूल्स दे फेड अवे एंड आफ्टर फेडिंग अवे दे जस्ट फॉर्म द मार्जिन रेड रह जाता है, उसे इर्थीमा मार्जिनेटम कहते हैं. इट अकर्स ऑन द ट्रंक, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़, बट डज नॉट अकर ऑन द फेस. शुक्र है, ऑन द एक्सटेंसर सर्फेसिस वहाँ पे होता है. सिंडम स्कोरिया, आफ्टर 3 months ऑफ द एपिसोड ऑफ एक्यूट रोमैटिक फीवर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं. देयर इज़ पर्पजलेस इनवॉलंटरी कोरिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स फीट, जैसे ऐसे है ना, एकदम उससे कुछ ऐसे हो रहा है जो कि बिल्कुल भी उस बच्चे के कंट्रोल में नहीं है. एंड इट यूजुअली रिकवर्स स्पॉन्टेनियसली, इट रिकवर्स विद इन फ्यू मंथ्स. So these are the major manifestation zones: joints, heart, जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं, एरिथमा मार्जिनेटम एंड सिंडम स्कोरिया. माइनर मैनिफेस्टेशन में फीवर, आर्थ्रेल्जिया, प्रीवियस रूमेटिक फीवर आ चुका हो, फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक, ल्यूकोसाइटोसिस, ईसार एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन इज रेज. प्लस जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो ये हो कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ मिले, या फिर पोस्ट प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, या फिर हमें थ्रोट स्वैब कल्चर पे पॉजिटिव मिले, जो हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे. क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं. द सेम एडीमा हार्ट फेलियर को डिपिक्ट कर रहा है. वाई? बिकॉज वॉल्व्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं. फ्लिटिंग पोलीआर्थराइटिस एंड आर्थ्रेल्जिया, प्रायर सोर थ्रोट रहा हो. सिंडम स्कोरिया, सेंट विट्स डांस, क्योंकि एकदम हाथ ऐसे वो मूव करता है. इसे सिंडम स्कोरिया को तो इवन अरेबिक डांसर से भी कंपेयर करते हैं कि जिस तरह वो तलवार पकड़ के एकदम झटके से हाथ हिलाते हिलाते डांस करते हैं, तो उनसे भी रिलेट किया जाता है. कार्डाइटिस दैट प्रेजेंट विद डिस्निया, CCF, सिंकपी, पेरिकार्डाइटिस, पेन एंड रैप, कैरिस्कूम मर्मर, एयोटिक या आर्टीरियल, जैसे माइट्रल बेसिकली आयोटिक एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन, हार्ट ब्लॉक, सबकोटेनियस नोड्यूल्स ओवर द बोन्स एंड टेंडर्स, एंड देयर इज स्पाइकिंग फीवर. देख भी सकते हैं, देयर इज स्पाइकिंग फीवर अबाउट 38-39. एरिथमा मार्जिनेटम ऑन द एक्सटेंसर सर्फेसेस. तो हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेशन के 3 क्राइटेरिया, 3 स्टेप्स हैं बेसिकली. पहले तो हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि सिस्टमिक इलनेस है, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन रेस मिले. फिर ये कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन प्रीवियसली रह चुकी है, दैट इज़ मोर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन. थ्रोट स्वैब लेना, कल्चर, फैमिली मेम्बर से, कंटैक्ट से और पेशेंट का, एंड देयर विल बी इफ देयर इज पॉजिटिव ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द चेक लिस्ट. फिर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेटर्स चेक करने. इफ दे आर मोर देन 200, इट्स लाइकली एक्यूट रोमैटिक फीवर. एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस, बिकॉज कार्डाइटिस ज़्यादा मेजर जगह है जहाँ पे वो अपना लोड पूरा शो करता है. चेस्ट एक्सरे, कार्डियोमेगली, पल्मोनरी कंजेशन. ECG में यू विल फाइंड T वेव इन्वर्जन एंड पेरिकार्डाइटिस में प्रेजेंट एज कनकेव ST एलिवेशन. कनकेव ST एलिवेशन कोई खतरे की इतनी बात नहीं होती. कन्वेक्स ST एलिवेशन खतरे की बात है, वो MI की तरफ हिंट करती है. इकोकार्डियोग्राफी में कार्डिक डायलेटेशन एंड वॉल्व एबनॉर्मलिटीज वुड बी एविडेंट. वॉल्व एबनॉर्मलिटीज बताया कि एयोटिक रिगर्ज, माइट्रल स्टेनोसिस वेरी कॉमन. हाउ वुड यू ट्रीट द पेशेंट? पहले ही डोज आप उसे लगवा दें बेंजाइल पेनिसिलिन की 1.2 मिलियन यूनिट IM.
या फिर उस पेशेंट को अगर IM नहीं लगवानी डोज या नहीं पेनिसिलिन से एलर्जी या कुछ भी है, पेनिसिलिन से एलर्जी तो एरिथ्रोमाइसिन या सल्फाडायाजिन दे सकते हैं, बट उसे ऑरल दे दें फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन 250 mg 4 times a day for 10 days. Bed rest, supportive therapy for nutrition, कार्डिक फेलियर को ऑब्वियसली कार्डिक उसकी उस पर ट्रीट किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसकी लाइन में ट्रीट किया जाए. फॉर आर्थराइटिस एस्पिरिन दैट शुड रिलीव द सिम्टम्स एंड पेन विद इन फॉर 24 hours. कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी गिवन ताकि ESR नॉर्मल रेंज में आ जाए. प्रेडनिसोलोन 1 mg per kilogram per day. In divided dosage should be continued until the ESR is normal and then tailed off. सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक पेशेंट को हुआ है, सेकेंडरी प्रिवेंशन आप क्या दे सकते हैं कि 1.2 million यूनिट IM इंजेक्शन ही लगाएं एवरी मंथ टू सच पेशेंट्स अप टू 10 years. आप इसे कंटिन्यू रखें इस इंजेक्शन को. यहाँ पर अगर पेशेंट जो है बड़ी उम्र का है और उसको जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी इज़ अ टीचर या पेशेंट इज़ अ टीचर जिसे देयर इज़ हाई एक्सपोजर टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और हाई प्रेवलेंस है उस एरिया में, तो 10 साल तक तो देनी है प्रोफिलैक्सिस, नहीं तो अप टू 40 years ऑफ एज दे दें. मतलब अगर पेशेंट जो है वो 5 years का है तो आपने नेक्स्ट 10 years तक उसे डोजेज देने हैं. लेकिन अगर पेशेंट जो है वो 35 years का है तो 40 years ऑफ एज तक आप उसे मंथली इंजेक्शन दे सकते हैं. पेनिसिलिन से एलर्जी है तो सल्फाडायाजिन या एरिथ्रोमाइसिन दे दें, ठीक. और अगर बेंजाइल पेनिसिलिन से मसला है तो फिर आप ऑरल फिनॉक्सी मिथाइल वो भी दे सकते हैं, मिथाइल पेनिसिलिन. मतलब इंजेक्शन से मसला तो ऑरल भी दे सकते हैं. क्रॉनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में माइट्रल स्टेनोसिस हो चुकी होगी, आयोटिक भी रिगर्ज हो चुका होगा. इस सिनेरियो में यू वुड बी रिक्वायरिंग सर्जरी एंड कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, क्रॉनिक वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ एंड AV बंडल ब्लॉक या AV ब्लॉक. आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम माइट्रल डिजीज़. माइट्रल वॉल्व डिजीज़ में माइट्रल स्टेनोसिस आती है और जैसे मैंने बताया माइट्रल स्टेनोसिस मोस्टली रोमैटिक 99% ओरिजिन इसका रोमैटिक है, बाकी कैल्सिफिकेशन कंजेनिटल हो सकते हैं. इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आर मोस्ट लाइकली सेम एज दैट ऑफ रोमैटिक की कार्डाइटिस के मैनिफेस्टेशन ब्रेथलेसनेस, फटीग, एडीमा, पाल्पिटेशंस, कफ. बिकॉज देयर विल बी पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडीमा होगा तो देयर विल बी कफ और पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम निकल सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है. साइंस आर इंपॉर्टेंट. अब देखें यहाँ पे माइट्रल वॉल्व है और यहाँ पे माइट्रल वॉल्व हुआ है स्टेनोस्ड. स्टेनोस मतलब ब्लड यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, ब्लड पूल हो जा रहा है. डायलेटेड लेफ्ट एट्रियम पूल होके कहाँ जाएगा वापस लंग्स में. लंग्स में वहाँ हो जाएगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन. पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होता है तो जो P2 साउंड है ना वो अक्सर पाल्पेबल हो जाना शुरू हो जाती है. एक तो माइट्रल स्टेनोसिस में लाउड हमें नज़र सुनाई देगी S1 और पाल्पेबल भी हो सकती है S1. फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से P2 इज आल्सो बीइंग पाल्पेबल. वो प्रेशर डालेगी सारा राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल की क्या होगी हाइपरट्रॉफी. तो ये सारा सिनेरियो जा रहा है इस तरफ के राइट वेंट्रिकल राइट हार्ट फेल बेसिकली हो सकता है. लाउड S1 और इट प्रेजेंट्स विद मिड डायस्टोलिक मर्मर. इसकी इन्वेस्टिगेशन माइट्रल स्टेनोसिस की भी लिखी हुई है कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, एनलार्ज्ड लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वीनस कंजेशन एंड लाउड S1 होती है इसमें. और मिड डायस्टोलिक मर्मर्स में से मिड डायस्टोलिक यहाँ लिखा हुआ है लाउड फर्स्ट साउंड, मिड डायस्टोलिक मर्मर, राइट वेंट्रिकुलर हीव बिकॉज देयर इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड लाउड P2 साउंड बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन. इसके अलावा चूँकि लेफ़्ट एट्रियम जो है अच्छा खासा वो डायलेट करा, बैलूनिंग हो रही है, तो जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आयोटिक नक्कल बहुत प्यारा सा नज़र आता है और एक बेंड नज़र आता है हार्ट में. देयर इज़ डिस्ट्रप्शन. नाउ देयर विल बी स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द पल्मोनरी कोनस एंड द लेफ्ट एट्रियम. मैनेजमेंट इसकी मैं इसलिए पढ़ाऊँगी क्योंकि ये बहुत दफ़ा MCQ में आया हुई UHS के कि क्राउड इज मैनेजमेंट क्या है, वॉल्वुलोप्लास्टी ही होनी है. तो वॉल्वुलोप्लास्टी का क्राइटेरिया क्या है कि कोई नो और ट्रिवियल माइट्रल रिगर्ज ना हो, सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो, आइसोलेटेड माइट्रल स्टेनोसिस हो, सिर्फ मोबाइल या नॉन कैल्सिफाइड वॉल्व या सब वॉल्व एपरेटस ऑन इको, लेफ्ट एट्रियम फ्री ऑफ थ्रम्बस हो, तो फिर वॉल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं. बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि माइट्रल रिगर्ज में वॉल्वुलोप्लास्टी नहीं करेंगे, नहीं. वो सिर्फ माइट्रल स्टेनोसिस की बात उसने कही है. माइट्रल रिगर्ज में उसकी अलग है क्राइटेरिया कि वहाँ पे भी वॉल्वुलोप्लास्टी वॉल्वुलोटमी हो सकती है. नॉट द कॉजेज ऑफ माइट्रल रिगर्ज, इट कैन बी बिकॉज रोमैटिक हार्ट डिजीज़, MI, इस्कीमिक इन्फाक्शन ऑफ द पेपिलरी मसल्स, या अगर जैसे मैंने बताया पेपिलरी मसल अगर रप्चर हो जाए एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI या ACS तो वो भी हो सकता है. व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स. अब माइट्रल रिगर्ज में देखें, माइट्रल लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जो है पंप होता है तो पूरा आयोटा में नहीं जाता, क्योंकि माइट्रल वॉल्व इज़ वीकेंड, तो सारा लेफ्ट एट्रियम में जाता है. अगेन लेफ्ट एट्रियम बैलूनिंग हो रही है, वही सारा साइकिल जो मैंने पढ़ाया था. यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ बीइंग डायलेटेड,
और S1 जो साउंड है प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगी, इट विल बी वेरी सॉफ्ट क्यों और माइनस क्यों नहीं हुआ, मैंने पहले ही बता दिया। बस सॉफ्ट इसलिए क्योंकि माइट्रल रिगर्ज है, माइट्रल तो वॉल बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लेकिन ट्राइकस्पिड तो जिंदा है, तो ट्राइकस्पिड से जो साउंड आ रही है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट S1 एंड देयर इज़ अच्छा मरमर कौन सा है मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। देयर इज़ अ गैलप रिदम, माइट्रल रिगर्ज में देयर विल बी अ गैलप रिदम। सॉफ्ट S1 एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर हो सकता है, दिस इज अ गैलप रिदम। S3 कब आता है आफ्टर S2, देखिए आफ्टर S2, ये S2 A2 P2 इज बेसिकली S2, आफ्टर S2 देयर इज S3 आफ्टर सिस्टोली, ठीक। देयर विल बी साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट हार्ट फेलियर, ऑब्वियसली होंगे, ये लेफ्ट एट्रियम बलूनिंग हो रही है तो माइट्रल स्टेनोसिस वाली स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में। अच्छा इसमें कौन सी वो होगी मरमर, मैंने बताया था माइट्रल रिगर्ज, ट्राइकस्पिड रिगर्ज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, सब चारों में एक मरमर कॉमन है, वो क्या है पैनसिस्टोलिक मरमर, दैट विल बी हर्ड एट एपेक्स एंड लेफ्ट स्टर्नल एज एंड इट वुड रेडिएट टू एक्सिला। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे टीचर ने बताई है, हमारे पास 4 वॉल्व्स हैं, आयोटिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, माइट्रल। मिट्टी पा, हमारे टीचर ने ये निमोनिक सिखाया। मिट्टी पा का अब क्यों हमने बनाया है, देखें 2 जो है ना जो बाहर की तरफ है इन वॉल्व्स को अलग रखें, और जो 2 अंदर की तरफ है इन वॉल्व्स को अलग रखें। मैंने क्यों अलग रखवाया है कि जो भी माइट्रल वॉल्व का मरमर होगा या आयोटिक वॉल्व का मरमर होगा वो एक्सपायरेशन पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और उसकी जो रेडिएशन है वो अपनी अलग तरफ जा रही है, जैसे इसकी रेडिएट करिए टुवर्ड्स एक्सिला माइट्रल रिगर्ज में, आयोटिक की अपनी कैरोटिड्स की तरफ जाती है, ठीक है, इसकी एक्सिला में जा रही है। इसी तरह जो पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड है ये चूँकि अंदर की तरफ है तो इसे याद रखना है कि हवा अंदर लेकर जानी, पेशेंट को कमांड देनी है कि इंस्पायर करे, इंस्पायरेशन पे इनका मरमर जो होगा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक। माइट्रल रिगर्ज की ECG में यूल फाइंड लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, एनलार्ज्ड LA, डायलेटेड LA लेफ्ट एट्रियम। और हाउ वुड यू ट्रीट बाय वाज़ोडाइलेटर्स, ACE इनहिबिटर्स, जो हमने पढ़े थे कि आफ्टर लोड प्री लोड के लिए हेल्प करता है, प्री लोड को रिड्यूस कराने के लिए डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं और नाइट्रेट्स एक्ट करते हैं, जबकि आफ्टर लोड को कम कराने के लिए, हार्ट के आफ्टर लोड को कम कराने के लिए हमारे पास ये हाइड्रालाजीन और ACE इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस क्यों होता है बच्चों में, कंजेनिटली बाइकस्पिड अगर वॉल्व लग जाएँ, ये आयोटिक वॉल्व में बाइकस्प हों, या यंग चिल्ड्रन में रोमैटिक हार्ट डिजीज़ या कैल्सिफिकेशन एंड फाइब्रोसिस कंजेनिटली इन कंजेनिटली बाइकस्प आयोटिक वॉल्व। मिडिल एज में बिकॉज ऑफ सिनाइल चेंजेस, कैल्सिफिकेशन ऑफ द वॉल्व एंड रोमैटिक आयोटिक स्टेनोसिस इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ ऑब्वियसली आयोटिक स्टेनोसिस। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इस आयोटिक स्टेनोसिस के, है माइल्ड टू मॉडरेट स्टेनोसिस होगी तो इट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, बट अगर मॉडरेट है तो देयर विल बी एक्सर्शनल डिस्निया, एंजाइना, सडन डेथ कैन अकर। और इसके साइंस में क्या है, देयर इज इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, और इसमें जो है S4 गैलप मिलेगा, यहाँ पे देखें है भी S4 रिदम जस्ट बिफोर द डायस्टली। आयोटा है स्टेनोस्ड, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करना है तो उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि ज़्यादा जोर लगाना पड़ा है तो जब जोर लगा के ब्लड यहाँ पहुँचता है देयर इज़ पोस्ट स्टेनोटिक डायलेटेशन ऑफ आयोटिक आर्च, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आयोटा का मरमर बाहर की तरफ ज़्यादा सुनाई देगा, देयर इज़ इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर रेडिएट्स टू द अपर स्टर्नल एज एंड सुप्रास्टर्नल नोच एंड कैरोटिड्स, बाहर की तरफ ये ज़्यादा रेडिएट करता है एंड एक्सपायरेशन पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, देयर विल बी इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। और बाकी जो है साउंड शुड बी नॉर्मल, बट सिर्फ यहाँ तक बात नहीं जाती, बात ये भी है कि देयर इज़ S4 गैलप रिदम, यहाँ पे S4 भी सुनाई देती है आप आफ्टर मतलब 1, 2 एंड S4 जस्ट बिफोर द डायस्टली हमें सुनाई देगी। इन्वेस्टिगेशन की लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कैल्सिफाइड वॉल्व ऑन इको आपको मिल जाएगा। और हाउ वुड यू मैनेज सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट व्हेन द aortic stenosis is not severe, but when it's severe you have to go with aortic valve replacements. नेक्स्ट लास्ट नहीं सॉरी सेकंड या थर्ड लास्ट है आयोटिक रिगर्जिटेशन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आयोटिक वॉल्व इतना इनकम्पिटेंट हो जाता है, कम्पिटेंट नहीं रहता, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करना है और जो वॉल्व है अगर ब्लड जाता भी है तो थोड़ा सा जाता है और बाकी सारा लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं रह जाता, तो लीड्स टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन, ऊपर ब्लड इतना पूरा तरीके से नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं यहाँ पे, मैं पहले ही बता दूँ। पल्स वो साइंस भी हैं इसमें 3 और इसके मरमर्स भी हैं 3 मरमर्स हम साथ करते हैं।
सबसे पहले कॉजेज़ आयोटिक रिगर्ज होता क्यों है, या तो कंजेनिटल बाइकस वॉल्व लगा हो, डिस्प्रोपोर्शनेट कप्स लगे हों, या फिर अक्वायर्ड ड्यू टू रोमैटिक डिजीज़, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्रॉमा, आयोटिक डायलिटेशन का क्यों हुई, मार्फन सिंड्रोम, एल्हर-डनलॉस सिंड्रोम, सिफिलिस में जो थ्रैकिक आयोटिक एनेरिज्म करा देता है, एंकोलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रेटर सिंड्रोम भी करा देता है, या डायसेक्शन आयोटिक डिसेक्शन आल्सो लीड टू आयोटिक रिगर्जिटेशन, स्पेशली अगर असेंडिंग पार्ट की हुई हो आयोटिक डिसेक्शन. क्लिनिकल फीचर्स माइल्ड टू मॉडरेट वुड बी एसिम्प्टोमेटिक बट यू वुड बी अवेयर ऑफ द पाल्पिटेशन. सुए आयोटिक रिगर्जिटेशन तो ब्रेथलेस कर देती है, इट आल्सो कॉज एंजाइना. व्हाट विल बी द साइंस, इसमें होगा वाटर हैमर पल्स. वाटर हैमर्स बेसिकली एक खिलौना है, वाटर ये नहीं है कि वाटर में हैमर मारा तो जो आवाज़ आती है वो रिगर्जिटेशन की आवाज़ नहीं, वो एक खिलौना था पुराने ज़माने का, जैसे सैंड टाइम्स होता है उस तरह का, और उसकी आवाज़ को वाटर हैमर पल्स कहते हैं. बट इट हैज़ अ कोलैप्सिंग पल्स. पेशेंट को कहना है कि लेट्स सपोज इफ दिस इज़ द आर्म ऑफ द पेशेंट और आप पल्स ले रहे हैं ऐसे, तो उसे कहना है जॉइंट में दर्द तो नहीं, और फॉरन ऐसे आर्म उठा देना है, यू वुड फाइंड सडनली कि कोलैप्स कर गया उसकी पल्स. तो देर आर 3 साइंस, अक्सर लिखते हैं क्वेश्चन में, गिव 3 साइंस एंड 3 मर्मर्स ऑफ आयोटिक रिगर्ज. तो 3 साइंस में आप कुछ भी लिख दें. क्विंकी साइन, मैं कुछ साइंस बता देती हूँ. क्विंकी साइन ये कि कैपिलरी पल्सेशन, नेल बेड पे पल्सेशन आपको महसूस होंगी. फिमरल ब्रूई, जैसे डोरिजिस साइन कहते हैं कि पिस्टल शॉट फिमर पे आप रखेंगे स्टेप, पिस्टल शॉट आपको फिमरल ब्रूई सुनने को मिलेगी. हेड नोडिंग विद द पल्स, हर पल्स के साथ हेड वुड बी नोडिंग. इसी तरह यूवुला वुड बी मूविंग विथ एवरी सिस्टोलिक पल्सेशन, उसे मुलर साइन कहते हैं. तो इनमें से कोई भी 3 साइन लिख दे. क्विंकिस, डिरोजिस, डीमसेट्स, जो हेड नोडिंग को डीमसेट्स कहते हैं, इवन मुलर साइन जो यूवुला की मोशन का साइन है. मर्मर्स इसमें 3 है, और हमने तो यही सुना हुआ ना कि सिस्टोलिक मर्मर हो सकता है या डायस्टोलिक मर्मर हो सकता है. तो ऐसे ही है, एक बना दें डायस्टोलिक मर्मर, कुछ याद नहीं रहे तो एक डायस्टोलिक था, एक सिस्टोलिक था, और एक फैंसी कर दें लाइक ऑस्टन फ्लिंट मर्मर. सॉफ्ट में डायस्टोलिक मर्मर है, काम चल जाएगा. अदर साइंस डिस्प्लेड हीविंग एपिक्स बीट और प्री सिस्टोलिक इम्पल्स. फोर्थ हार्ट साउंड यहाँ पे आयोटिक रिगर्ज में भी सुनाई देती है, आयोटिक स्टेनोसिस में भी सुनाई देती थी. तो बस ये हो गई रिगर्ज, आयोटिक रिगर्ज का. ट्राइकस्पिड वॉल्व डिजीज़ में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, जिसमें हमने पढ़ा है कि ट्राइकस्पिड अगर स्टेनोस हो चुकी हुई है, ट्राइकस भी नहीं खुल रहा, तो कैसे जो है एट्रिया वो अपना रिलैक्स करेगा आफ्टर पंपिंग द ब्लड ऑल आउट. मैं आपको लेकर जाना चाह रही हूँ उस पेज की तरफ वेयर आई टोल्ड यू कि जेवीपी जो है, यहाँ जेवीपी में ए और वी, ए है तब आती जब वेंट्रिकल जो है, आर्टरिया जो है वो कंट्रैक्ट करे और फिर ब्लड जो है पंप आउट हो जाता है. तो ट्राइकस्पिड वॉल्व अगर प्रॉपर से वो जैसे स्टेनोज्ड है वहाँ से ब्लड नहीं गुजर पा रहा, तो इट विल लीड टू प्रोमिनेंट ए वेव. ए वेव अच्छी खासी प्रोमिनेंट होगी कि आर्टरिया जो है बिल्कुल भी वो अपना ब्लड वो वेंट्रिकल्स में पुश नहीं कर पा रहा. इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल ने जो वो कंट्रैक्ट करना था, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट करने से भी ब्लड प्रॉपरली, जैसे यहाँ पे वाई वेव क्यों बनती है, वाई वेव लिखा हुआ है कि द वाई डिसेंट रिफ्लेक्स आर्टीरियल एम्प्टिंग इन अर्ली डायस्टोल. ना आर्टरिया प्रॉपर एम्प्टी हो रही है, ना वेंट्रिकल प्रॉपरली कंट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो वाई वेव भी अच्छी खासी स्लो हो जाएगी. मैनेजमेंट इसकी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की अगेन सर्जरी है. फिर ट्राइकस्पिड रिगर्ज आता है. ट्राइकस्पिड रिगर्ज में हमने पढ़ा था कि जो वी वेव है, जो जेवीपी में 12 लेकर वी वेव है पल्मिनरी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में, वी वेव अच्छी खासी जॉइंट तरीके से प्रोड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि ब्लड जो सारा है इट कंसर्न विद द वेंट्रिकल सिस्टम. वेंट्रिकल सिस्टम में सारा ब्लड जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, और कंट्रैक्शन का मतलब तो इट्स यूजलेस, बट चूँकि कंट्रैक्शन अच्छी खासी होगी तो वी वेव वुड बी क्वाइट प्रोमिनेंट. ऐसे सिनेरियोस में प्री लोड आफ्टर लोड को कम कर सकते हैं. और फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस है और पल्मोनरी रिगर्ज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. जज़ाकल्लाह खैर.